देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। दरअसल जुम्मन बाई की सारी ताकत पुजारी भटनागर है और पुजारी भटनागर ने अपना सारा जाल सिंगापुर में फैला रखा है। अगर सिंगापुर में बने पुजारी भटनागर के जाल को तोड़ दिया जाए तो उसकी मुंबई की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। हमें रीढ़ की हड्डी पर वार करना चाहिए, सिर्फ बाल काट देने से कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब? राणा के स्वर में उलझन भर आई। जवाब में देवराज चौहान ने पुजारी भटनागर की असलियत बताई कि किस प्रकार वह चीन और पाकिस्तान से मिलकर सिंगापुर की ग्रीन बेल्ट में जंगजू तैयार करने का कैंप खोले हुए है और जंगजू तैयार कर करके उन्हें हिंदुस्तान भेजे जा रहा है। जब पर्याप्त मात्रा में जंगजू हिंदुस्तान में पहुंच जाएंगे तो पुजारी भटनागर के इशारे पर पूरे हिंदुस्तान में एक साथ घरेलू लड़ाई छिड़ जाएगी और इसी नाजुक दौर में चीन और पाकिस्तान अपनी अपनी दिशाओं से हिंदुस्तान पर आक्रमण करके उसे तबाह करके हिंदुस्तान को अपने देशों में मिला लेंगे। और इस सारे काम में देवराज चौहान ने क्षण भर के लिए ठिठक कर कहा, पुजारी भटनागर अहम भूमिका निभा रहा है। अगर पुजारी भटनागर को खत्म कर दिया जाए तो चीन और पाकिस्तान की योजना बीच में ही लटक जाएगी। इस तरह हम अपने देश के दुश्मनों को भी खत्म कर सकते हैं। अगर चीन और पाकिस्तान अपनी योजना में कामयाब होते चले गए तो लाखों जाने जाएंगी, बहुत तबाही मचेगी। कोई बड़ी बात नहीं कि हिंदुस्तान पर आक्रमण होते ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि पुजारी भटनागर जैसे सिर्फ एक ही इंसान को मारकर वक्ती तौर पर यह खूनी शुरुआत को रोक ही सकते हैं और अगर हो सका तो ग्रीन बेल्ट में स्थित उन लोगों के परीक्षण के ठिकाने को भी तबाह कर सकते हैं। राणा गंभीरता से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। तुम्हें देश में क्या दिलचस्पी? तुम तो अपराधी हो मेरी तरह। राणा, मेरी देश में कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो चोर डाकू ही सही, जो करते हैं अपने देश में करते हैं। यह देश तो हमारा है, लेकिन कम से कम मैं इस बात को कभी भी पसंद नहीं करूंगा कि चीन पाकिस्तान के पांव हमारी भारत माँ के सीने पर पड़े, कोई दूसरा हमारे घर में दखल दे। यह कैसे सहा जा सकता है? राणा कुछ नहीं बोला। बोलो राणा, तुम जुम्मन भाई की हत्या करके अपनी तसल्ली कर लेना चाहते हो या मेरा साथ दोगे? वैसे भी मेरे दो साथी जगमोहन और थापर मुंबई में इन लोगों के पीछे है। वे उन्हें कभी भी खत्म कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि तुम मुंबई पहुंचो तो जुम्मन भाई की लाश ही देखो या वह भी देखने को नसीब ना हो। राणा सोच और गंभीरता में डूबे हुए कह उठा, तुम ठीक कहते हो देवराज चौहान। हम अपने देश में कुछ ही सही, परंतु बाहरी देश हमारे देश की जमीन को खून से रगड़ना चाहे तो यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ देवराज चौहान। देश के इन गद्दारों को मिटाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गिला नहीं। अगर तुम जांबाज बन सकते हो तो फिर राणा क्यों नहीं जांबाज बन सकता? हथेली में रखते हैं हम जान अपनी। दम है अगर किसी में तो ले ले, यही है जांबाज की निशानी। राणा एकाएक भूखा भेड़िया लगने लगा था और देवराज चौहान ऐसा नजर आ रहा था जैसे बरसों का भूखा शेर हो। दो जियाले इकट्ठे हो रहे थे, जान लेने और देने के लिए। सिंगापुर का लोकल आदमी था जो कार चला रहा था, टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेता था। 50 बरस का गोल मटोल आदमी था। वैसे वह मात्र ड्राइवर न लगकर कुछ और ही लग रहा था। राजन शाह ने उसे ही देवराज चौहान का ड्राइवर बनाया था। पिछली सीट पर देवराज चौहान के साथ राणा भी बैठा था। दोनों ने सिगरेट सुलगा रखी थी। हथियार के नाम पर इस समय दोनों के पास एक ही रिवॉल्वर और फालतू राउंड थे। राजन शाह का ऐसा फोन नंबर देवराज चौहान के पास था जिस पर 24 घंटे आदमी था और कह देने भर से ही हर तरह के आर्म्स उस तक पहुंच जाना था। देवराज चौहान ने कार चलाने वाले से इंग्लिश में कहा, जहां से ग्रीन बेल्ट शुरू हो वहीं पर कार रोक देना। हम ग्रीन बेल्ट एरिया के करीब ही हैं, 5-7 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। उसने अंग्रेजी में ही जवाब दिया। कार में फिर खामोशी छा गई। 10 मिनट बाद उसने ऐसी जगह कार रोकी जहां से आधा सिंगापुर स्पष्ट नजर आ रहा था और दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खुशगवार मौसम लग रहा था। यहाँ से ग्रीन बेल्ट एरिया शुरू होता है जनाब, उसने कहा।
तुम जानते हो हम किस काम के लिए यहाँ आए हैं? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, मुझे सिर्फ आपको ग्रीन बेल्ट एरिया में पहुंचाने के लिए कहा गया है, वह बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अगर आगे हम खुद ही जाना चाहे तो कैसे जाएं? इसी सड़क पर आपको सीधे जाना होगा। आगे यह सड़क बाएं और दाएं मुड़ती है। आपको दाएं मुड़ना है, बाएं नहीं। बाएं क्यों नहीं? देवराज चौहान ने उसे देखा। बाएं किसी भटनागर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसने स्पष्ट लहजे में कहा। वहां जाना ठीक नहीं होगा। अच्छी बात है, अगर कार हम ले लें तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। जी हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मिस्टर राजन शाह ने कार आपके हवाले करने को कहा है। कहने के साथ ही वह कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। थैंक यू, देवराज चौहान ने कहा और पिछली सीट से उतरकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। राणा पीछे वाली सीट पर ही बैठा रहा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। भटनागर वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो? राणा कह उठा। समझ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। वही पुजारी भटनागर का कैंप है, हमारी मंजिल। बाईं तरफ का रास्ता सीधा वहीं जाता है जहां जंगजू तैयार होते हैं। और जाहिर है कि वहां आसानी से नहीं जाया जा सकता। रास्ते में बहुत पहरा होगा, ऐसा कि कोई अपनी मर्जी से 100 गज भी आगे न बढ़ सके और जो अपनी मर्जी इस्तेमाल करे तो बच न सके। हाँ, राणा ने सिर हिलाया। होठ सख्ती से बिछ गए। वैसे भी हमारा बाई तरफ का रास्ता इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। हमने सिर नहीं, पैर पकड़ना है। ग्रीन बेल्ट के पिछवाड़े वाले एरिया में भटनागर के कैंप में प्रवेश करना है। संभल कर, बचकर। वक्त और हालात को देखकर ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आज रात देखेंगे वहां का हिसाब किताब। वैसे भटनागर उस कैंप से कभी तो बाहर निकलता ही होगा। नहीं, राजन शाह का कहना है कि वह कैंप में आकर महीना महीना रहता है, परंतु एक बार भी बाहर नहीं निकलता। अगर कभी बाहर निकले तो भी अचानक निकलता है। उस अचानक वाले दिन के लिए महीना भर की निगरानी नहीं हो सकती। वैसे भी तब साथ में पर्याप्त सिक्योरिटी होती है। कोई उसका बुरा करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने कहा। नहीं, राजन शाह का कहना है कि वह कैंप में आकर महीना महीना रहता है, परंतु एक बार भी बाहर नहीं निकलता। अगर कभी बाहर निकले तो भी अचानक निकलता है। उस अचानक वाले दिन के लिए महीना भर की निगरानी नहीं हो सकती। वैसे भी तब साथ में पर्याप्त सिक्योरिटी होती है। कोई उसका बुरा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने कहा। वह जंगजू तैयार करने का जंक्शन है, जाहिर है सिक्योरिटी में खतरनाक आदमी ही होंगे। तुम्हारा मतलब है कि पुजारी को कैंप में जाकर ही खत्म करना होगा? राणा ने देवराज चौहान को देखा। हाँ, देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। और जाहिर है कैंप में प्रवेश करने के बाद पुजारी को खत्म करने के बाद हमारी वापसी की गारंटी ना के बराबर होगी। इसलिए मेरी सोच यह है कि पुजारी को खत्म करने के साथ साथ उस कैंप को भी तबाह कर दिया जाए। राणा का चेहरा सख्त हो गया, होठ सख्ती के साथ बिछ गए। इरादा बुरा नहीं है देवराज चौहान, अगर ऐसा हो सका तो हम हर हाल में ऐसा ही करेंगे। ऐसा हो नहीं सका, ऐसा हमें करना पड़ेगा राणा। अपने देश को बचाने और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के खातिर ऐसा करना ही पड़ेगा। हम दोनों कहर बनकर टूटेंगे उन पर। ऐसा ही होगा। राणा का चेहरा भयानक हो उठा, आंखों में जैसे आग जल उठी थी। तभी सामने दो मोड़ आ गए। बाईं तरफ वाले मोड़ पर 6x10 का बोर्ड लगा था। दोनों उससे पढ़ने लगे। वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, यह रास्ता प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस तरफ किसी का भी आना मना है। अगर कोई आता है तो अपनी जिम्मेदारी पर ही आएगा। रास्ते में मौजूद गार्ड या शिकारी कुत्ते उसे कैसा भी नुकसान पहुंचा दे तो यह आने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। उसकी जान भी चली जाने पर हम जवाबदेह नहीं होंगे। आज्ञा अनुसार, भटनागर साहब। भटनागर। राणा के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। देवराज चौहान के होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने कार को स्पीड देकर दाईं तरफ वाले रास्ते पर डाल दिया, फिर नई सिगरेट सुलगा ली।
शाम हो चुकी थी, सूर्य ढल चुका था, मौसम सुहाना था। हरियाली भरा रास्ता बहुत ही भला लग रहा था। इतनी खूबसूरत जगह और काम हो रहे हैं खतरनाक। राणा दांत बींचकर बड़बड़ाया। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, सिगरेट के कश लेता रहा और कार आगे बढ़ती रही। 5 मिनट पश्चात ही सड़क के किनारे लकड़ी का बना खूबसूरत रेस्टोरेंट नजर आया। ओपन में भी कुर्सियां मौजूद थी, जहां चंद जोड़े बैठे थे। सड़क किनारे ही कारें खड़ी थी। देवराज चौहान ने वहां कार रोकी। दोनों ने चाय और स्नैक्स लिए। 15 मिनट बाद उन्होंने बिल पे किया और ग्रीन बेल्ट की जानकारी ली। वेटर के ख्याल में डी नाम का रेस्टोरेंट ज्यादा बढ़िया था रात बिताने के लिए, जो कि वहां से 1 किलोमीटर के फासले पर था। कुछ आगे जाने पर 15 फीट चौड़ा रास्ता जंगल में मुड़ता था और वह रास्ता ठीक डी रेस्टोरेंट पर जाकर समाप्त होता था। देवराज चौहान और राणा डी रेस्टोरेंट पर पहुंचे। वह सरकारी रेस्ट हाउस नहीं था, प्राइवेट था। होटल जैसी सुविधा थी। जरूरत की हर वस्तु वहां से हासिल थी। रिसेप्शन पर बहुत ही खूबसूरत युवती मौजूद थी। साफ सुथरा स्टाफ था। दोनों ने वहां डबल बेड का कमरा बुक कराया। कमरे में पहुंचकर दोनों नहा धोकर फ्रेश हुए। तब तक वेटर उनकी कार की खिड़की में मौजूद सूटकेस निकाल लाया था, जिसमें दोनों के कपड़े मौजूद थे। मेरे ख्याल में खाना खाने के पश्चात निकलें, राणा बोला। हाँ, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़कर खिड़की खोली। बाहर हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और सफेद बल्ब ट्यूबें खूबसूरत पोल्स पर जगमगा रही थी। जंगल का खूबसूरत नजारा नजर आ रहा था। कभी कभार कोई खूबसूरत जानवर दौड़ता नजर आ जाता था। देवराज चौहान पलटा। दोनों में से किसी ने भी लंच नहीं किया था। सिगरेट सुलगाने के पश्चात वह दोनों डिनर हॉल में पहुंचे और डिनर का ऑर्डर दे दिया। वेटर डिनर लेकर आया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। इस होटल की खासियत यह थी कि वह लकड़ी से बनाया गया था। कहीं भी ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। डिनर समाप्त होने के पश्चात बिल चुकाकर वे कॉफी शॉप में पहुंचे और कुर्सियां संभालकर कॉफी का ऑर्डर दिया। वेटर कॉफी लाया और साथ में एक पर्चा भी था। यह मैसेज आपके लिए है। वेटर ने देवराज चौहान को पर्चा थमाया। असमझ में गिरे देवराज चौहान ने कागज खोला। वेटर चला गया। कागज पर लिखा था, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। वह लिखाई उसके लिए पहचानी हुई नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि इस लिखाई को उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैसेज भेजने वाले का नाम भी नीचे नहीं लिखा था। उसने यह पर्चा राणा की तरफ बढ़ाया। राणा ने वह इकलौती लाइन पढ़ी, कौन है यह? मैं नहीं जानता, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। मैं सिर्फ एक लड़की को जानता हूँ जो मेरे साथ रहती है। यह लिखाई मैंने कम से कम पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर इस तरह किसी का बुलाना तुम्हें अजीब नहीं लगता? लग तो रहा है। देवराज चौहान ने कॉफी का प्याला उठाकर घूंट भरा। राणा ने भी घूंट भरा। मैं भी साथ चलूं? मेरे ख्याल में मेरा अकेला जाना ही ठीक रहेगा। राणा कंधे उचकाकर कॉफी का घुट भरने में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने सोच में डूबे कॉफी समाप्त की। फिर वह उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ। राणा ने सहमति में सिर हिलाया और कॉफी शॉप में निगाहें घुमाने लगा। देवराज चौहान ने कमरे में प्रवेश किया। दरवाजा खुला ही था। भीतर प्रवेश करते ही वह ठिठक गया। कई पलों तक उसकी पलकें न झपकी। वह स्थिर ही खड़ा रह गया। ठीक सामने गजाला बैठी थी, रेगिस्तानी डाकू जवाहर सिंह की पोती और खतरनाक लुटेरे खुमान सिंह की बेटी गजाला। गजाला के बारे में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास ज्वालामुखी और खूंखार। देवराज चौहान ने जूते की ठोकर से दरवाजा बंद किया। गजाला बेपनाह खूबसूरत तो थी ही, परंतु इस समय वह जानलेवा हुस्न की मलिका लग रही थी। बदन पर स्कर्ट और टॉप था, देखने वाला देखता ही रह जाए। गजाला के चेहरे पर बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी। वह टांग पर टांग रखे आरामदायक ढंग से सोफे पर बैठी थी। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। तो पहचान लिया तुमने?
गजाला मुस्कुराई क्या, जैसे बिजली गिरी हो। तुम्हें कौन भूल सकता है। आगे बढ़कर देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। थापर तुम्हें देखता तो बहुत खुश होता। मुंबई में है वह, शायद वह तुम्हें भूल गया हो। मुझे कोई नहीं भूल सकता, जैसे तुम नहीं भूल सके, वैसे ही थापर भी कभी नहीं भूल सकता। वैसे भी थापर से मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है, परंतु वक्त नहीं मिला हिसाब करने का। तुम्हें यहां देखकर मुझे वास्तव में हैरानी हो रही थी। भविष्य में कभी हैरानी जाहिर मत करना, मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकती हूँ। बात क्या है। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मंगोलिया से तुम्हारा सिंगापुर आना और यहाँ आकर मुझसे मिलना कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। लगेगा, अजीब तो लगेगा। मंगोलिया से मैं उसी दिन निकल आई थी जिस दिन तुम सब वहां से चले थे। उसके बाद मैं कभी वहां नहीं लौटी। वैसे भी मेरा वहां है ही क्या जो मंगोलिया जाती। मेरे पिता की तुमने हत्या कर दी थी, 40 अरब की दौलत को तुमने लूट लिया था। वैसे भी अब मंगोलिया पर हिंदुस्तान सरकार का कब्जा है, वहां जाना अभी ठीक नहीं। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव से अपना सिर हिलाया। मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें। 40 अरब की दौलत वापस लेनी है या अपने पिता की हत्या का बदला लेने आई हो। खतरनाक तो वैसे भी तुम बहुत हो। तुम जैसे लड़ाके का मुकाबला करना किसी आम लड़ाके के बस का नहीं है। इसलिए किसी भी मामले में मैं तुमसे धोखा नहीं खा सकता, ना ही ऐसा काम करने की चेष्टा करना जिसका अंजाम बुरा हो। तुम मुझसे कहीं अधिक खतरनाक हो। मंगोलिया में तुमने जो तबाही मचाई मैं देख चुकी हूँ। मेरे पापा उस खतरनाक बस्ती के सबसे ताकतवर शिकारी थे और तुमसे वह भी नहीं बच सके। मैं खुद भी तुम्हारे रहमो करम पर थी और अपनी जान बचाने के खातिर तुम्हारी हर बात मानती रही। गजाला ने कहा, फिर क्षण भर ठिठक कर बोली, लेकिन वह वक्त और था, हालात और थे। अब वक्त और है और हालात और हैं। मैं तुमसे बात करने आई हूँ देवराज चौहान। क्या बात। गजाला के एकाएक बदले स्वर से देवराज चौहान सतर्क हो गया। गजाला 2 पल तो देवराज चौहान की आंखों में देखती रही, फिर बोली, देवराज चौहान, तुम्हें उस वक्त हैरानी अवश्य हुई होगी जब तुमने मेरे पापा की 40 अरब की दौलत लूटी और मैं खामोश रही। 40 अरब जैसी बड़ी दौलत का जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए वह दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती थी। मामूली दौलत थी मेरे लिए। उससे कहीं बड़ी बड़ी दौलत विदेशी बैंकों में जमा है। तुमने मेरे पापा की हत्या की। यह तुम्हारा और मेरे पापा का मामला था, इसलिए मैंने दखल नहीं दिया। परंतु अब मामला तुम्हारा और मेरा है। वह कैसे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। गजाला ने सिर हिलाया। मुंबई में जब तुम्हारी और पुजारी भटनागर की आपस में लगी, तभी से मेरी नजर तुम पर थी। क्यों, तुम्हारी नजर मुझ पर क्यों थी। सुनते रहो, बीच में मत टोको। इससे पहले कि मैं पुजारी भटनागर को तुम्हारे सिलसिले में रोक पाती, तुम दोनों में खासी ठन गई थी। मैं बेबस होकर रह गई थी। सिर्फ पुजारी को ही रोकना होता तो मैं रोक लेती। पुजारी को बाद में रोकने का मतलब था उसकी सारी मशीनरी पर शायद वे शक भी कर बैठते। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि तुमने पुजारी की मशीनरी को हिलाकर रख दिया। मानना पड़ेगा, वास्तव में जांबाज हो तुम। और अब पुजारी के पीछे पीछे सिंगापुर भी आ पहुंचे उसे मारने के लिए। देवराज चौहान गजाला को देखे जा रहा था। कुछ बातें किसी हद तक ही ठीक रहती हैं देवराज चौहान, और अब तुम हद से ज्यादा ही बढ़ते जा रही हो। कौन सी हद पार की है मैंने। देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। हमारे मामलों में दखल देने की हद। तुम्हारा इन बातों से क्या वास्ता। देवराज चौहान ने तीखे स्वर में पूछा। सारा वास्ता ही मेरा है देवराज चौहान। क्या मतलब। पुजारी भटनागर मेरा आदमी है। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर मेरी हुकूमत है। सब कुछ वहां मेरा ही किया धरा है। परंतु होता है पुजारी भटनागर के नाम से, क्योंकि मुझे और भी कई बड़े बड़े काम निपटाने होते हैं जो मैंने हाथ में ले रखे हैं। कई देशों से मेरे मधुर संबंध है। मैं सिर्फ खुमानसी की बेटी गजाला ही नहीं,
मैं सिर्फ खुमानसी की बेटी गजाला ही नहीं हूँ, बहुत कुछ हूँ मैं। कई देश गजाला के नाम पर ही बड़े बड़े खेल खेलते हैं। सुप्रीम पावर हूँ मैं। गॉड। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। तो तुम्हारा फैलाया खेल है यह। तुम हो इस देश में आतंकवाद की जड़ें। मौत का नाच तुम नचाने जा रही हो, पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर। इसके अलावा तुमसे आशा भी क्या की जा सकती है। आखिर खतरनाक लुटेरे खुमानसी की बेटी जो ठहरी, उसके संस्कार तो तुम्हारी रग रग में मौजूद होंगे। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास ज्वालामुखी और खूंखार। इस समय मैं तुम्हारी सुनने नहीं, अपनी कहने आई हूँ। कहो। देवराज चौहान जहरीले स्वर में बोला। तुम्हारी दुश्मनी पुजारी भटनागर से है, तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहती, बात समाप्त कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और ध्यान दो। गजाला के स्वर में ठहराव था। और इसके लिए मैं पुजारी भटनागर को तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। तुम जो चाहो उसके साथ सलूक करो। मजे ले रही हो मुझसे? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। क्या मतलब? वजीर को छोड़कर मुझे प्यादे के पीछे भागने के लिए कह रही हो? ऐसी शतरंज मैंने कभी नहीं खेली गजाला। मेरा हाथ हमेशा राजा की गर्दन पर ही जाता है। गजाला की आंखें सिकुड़ गई, होठ बिछ गए। तुम पुजारी भटनागर को मेरे हवाले करके वैसी बात कर रही हो जैसे रोते बच्चे के मुंह को छुपा देकर उसे चुप करा दिया जाता है। लेकिन देवराज चौहान कोई बच्चा नहीं है जिसे तुम बरगला दो। साफ साफ कहो, तुम हिंदुस्तान में आतंकवाद की लहर दौड़ा देना चाहती हो, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करवा देना चाहती हो, और बिगड़े हालातों में एक साथ चीन और पाकिस्तान का आक्रमण करवाकर हिंदुस्तान का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहती हो। किसके लिए? सिर्फ दौलत के लिए, जो चीन और पाकिस्तान ने तुम्हारे नाम से विदेशी बैंकों में जमा करवा रखी है। यही है ना बात? बिल्कुल यही है। गजाला एकाएक जहर भरे स्वर में कह उठी। और ऐसा होगा भी। इसके लिए मुझे खरबों की दौलत मिल रही है। यह मेरा धंधा, बिजनेस है देवराज चौहान। जो मैं कर रही हूँ वह तो होगा ही। और इसके बाद मुझे पाकिस्तान की एक और ऑफर है, बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तान फिर बांग्लादेश को अपने साथ मिला लेना चाहता है, और यह जिम्मेदारी मैंने ली है। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि बांग्लादेश फिर पाकिस्तान का ही अंग बन जाएगा। अफगानिस्तान के बारे में भी ऑफर है मुझे। वर्ल्ड फेम पर हूँ मैं, और ऐसे कई सफल कामों को अंजाम दे चुकी हूँ। खरबों रुपयों की मालकिन हूँ मैं। दुनिया में मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं, और ना ही ताकतवर है मुझसे। तुम नहीं जानते, मैंने अलग ही अपना देश बसा रखा है। कहाँ पर, यह तुम्हें बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करती मैं। अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं बेपनाह ताकत और दौलत की मालकिन हूँ। मुझसे टकराना ना तो तुम्हारे बस का है, और ना ही किसी देश के बस का है। गजाला इज ग्रेट, गजाला इज ग्रेट कहने के साथ ही वह ठहाका लगाकर हंस पड़ी। कई पलों तक हंसती रही। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव फैलते चले गए। गजाला। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। दौलत मुझे भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इसके लिए मैं डकैती करता हूँ, मर्डर करता हूँ, किसी का अपहरण करता हूँ, ऐसे कई काम करता हूँ। परंतु देश का सौदा दौलत के लिए मैंने ना कभी किया है, और ना ही करने की चेष्टा की। और अगर कोई ऐसा काम करे तो मेरी निगाहों में वह निहायत ही गिरा हुआ आदमी है। और हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि देश की हिफाजत करूं, और तुम जैसी खतरनाक इरादों वाली हस्ती को खत्म करूं। तुम मुझे खत्म करोगे? करना ही पड़ेगा, अगर अपने देश को बचाना है तो। देवराज चौहान गुर्राया। तुम अपने देश के ठेकेदार हो। हर हिंदुस्तानी देश की हिफाजत का ठेकेदार है। इसके लिए जरूरी नहीं कि सरकार से टेंडर पास कराया जाए। देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान में बहुत ही जाबाज बैठे हैं। तुम हिंदुस्तानी होकर देश को तबाह करने पर आमादा हो, तो बचाने वाले भी बहुत हैं। गजाला जहरीली हंसी हंस रही थी। भूल में हो
तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगले ही पल देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। गजाला की हंसी रुकी। अब कौन बचाएगा तुम्हें? गजाला का चेहरा धधक उठा। रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा लो देवराज चौहान, गोली चली तो आवाज दूसरों के कानों में भी पड़ेगी। देवराज चौहान अपनी जगह से उठा। उसका ख्याल तो पहले से ही साइलेंसर चढ़ा लेने का था, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि शोर और हंगामा हो, क्योंकि अभी 1-2 दिन उसने यहीं रहना था और ग्रीन बेल्ट में मौजूद कैंप को पूरी तरह तबाह करना था। देवराज चौहान ने सूटकेस में से साइलेंसर निकाला और रिवॉल्वर पर चढ़ा दिया। इस बीच उसकी निगाहें गजाला पर थी और गजाला की खूनी निगाह देवराज चौहान पर। वह दांत पीछे सुर्ख निगाहों से उसे घूरती रही। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर तानकर खूनी निगाहों से उसे देखा। गजाला के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। इंतजार किस बात का है देवराज चौहान? गोली चलाओ। किसी बात का इंतजार नहीं। तुम जैसे देश के दुश्मन को मारने पर मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है। कत्ल तो मैंने बहुत किए, परंतु जो खुशी मुझे आज मिल रही है वह पहले कभी नहीं मिली। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। नाल से गोली निकली, गजाला के जिस्म से टकराई और छिटक गई। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। उसने पुनः फायर किया। दूसरे फायर का भी यही हाल हुआ। गजाला ठठाकर हंस पड़ी। बुलेट प्रूफ पहन रखा है तुमने? देवराज चौहान दांत पीसकर गुर्राया। नहीं, गजाला ने हंसी रोकते हुए कहा। झूठ भी बोलती हो। सिर्फ बुलेट प्रूफ ही तुम्हें गोलियों से बचा सकता है। बुलेट प्रूफ नहीं है मेरे बदन पर। गजाला गर्व भरे स्वर में कह उठी। यह मेरे वैज्ञानिकों की देन है। खास किस्म का इजाद किया रसायन है जो मैंने अपने शरीर पर लगा रखा है। जब तक यह लगा रहेगा तब तक कोई भी गोली मेरे जिस्म पर छेद नहीं कर सकती। तुम्हारे वैज्ञानिक? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, मेरी अपनी प्रयोगशाला है, ऐसी की जैसे बड़े बड़े देश वालों को भी नहीं है। इतने बड़े बड़े नामी वैज्ञानिक वहाँ काम करते हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। भरपूर पैसा मिलता है उन्हें वहाँ। हर काबिल इंसान के लिए दौलत के दरवाजे मेरे पास खुले हैं। आजकल मेरे वैज्ञानिक ऐसे आविष्कार को इजाद कर रहे हैं कि उसके पूरा होते ही विश्व भर में तहलका मच जाएगा। यह जो छोटे छोटे काम कर रही हूँ यह तो मात्र नींव है मेरी मंजिल की। अपनी प्रयोगशाला के लिए मुझे अरबों खरबों की जरूरत है, जिसके लिए मुझे चीन पाकिस्तान जैसे देशों के लिए काम करना पड़ रहा है। मेरे वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं उस पर खरबों रुपया लगेगा, कई कई खरब, तब कहीं जाकर प्रयोग पूरा होगा। कैसा प्रयोग हो रहा है तुम्हारी प्रयोगशाला में? देवराज चौहान ने संभल कर पूछा। गजाला हंसी। अभी यह बात बताने का वक्त नहीं आया, जब आएगा तो सब देख लेंगे। प्रयोगशाला कहाँ है यह तो बता दो। ऐसी चीजें बताई नहीं जाती देवराज चौहान। मेरी जिंदगी की मेहनत वह प्रयोगशाला ही है, उसका गुप्त रहना जरूरी है। अगर बात खुल गई तो कोई भी उसे सलामत नहीं रहने देगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। और तुम्हारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जो आविष्कार करने में जुटे हैं उसके पूरा होते ही तुम क्या करना चाहती हो? आखिर तुम्हारी कोई मंजिल तो होगी। हे, गजाला गर्व भरे स्वर में कह उठी। बिना मंजिल कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या है तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी मंजिल? विश्व विजेता बनने का ख्वाब है मेरा। गजाला ठाका लगा उठी। विश्व विजेता? देवराज चौहान जोरों से चौंका। हाँ, वह आविष्कार ऐसा है कि उसके पूरा होते ही उसके दम पर मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लूंगी। फिर कोई देश विदेश नहीं होगा, सारी दुनिया एक ही होगी। तब कहीं जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। प्लेन में बैठे और जहां चाहा चल दिए। इस पूरी धरती पर, पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। गजाला का साम्राज्य होगा। देवराज चौहान हैरान सी हालत में खड़ा था। यह सब उस आविष्कार के दम पर होगा? हाँ, उसके दम पर तुम दुनिया को जीत लोगी।
दुनिया मेरे कदमों में आ जाएगी, गजाला के कदमों में। तब कितना मजा आएगा देवराज चौहान, जब इस सारे संसार की मालिक सिर्फ मैं ही होंगी, सिर्फ मैं। तुम पागल हो चुकी हो, गजाला ठाका लगा उठी। तभी देवराज चौहान ने ट्रिगर दबाया। गजाला देवराज चौहान से कहीं ज्यादा चालाक निकली। उसकी एक आंख देवराज चौहान के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर थी और जिस समय का उसे इंतजार था वह आ गया था। देवराज चौहान ने फायर कर दिया था और निशाना था गजाला का चेहरा, उसकी आंखें। पलक झपकते ही गजाला ने अपने चेहरे के आगे हथेली कर ली। गोली हथेली से टकराई और छिटक कर दूर जा गिरी। गजाला कड़वे अंदाज में हंसी। बेकार है देवराज चौहान, ऐसे बचकाना फायरों का कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर खाली रिवॉल्वर जेब में डाल ली। तुमने तो बदन पर कोई रसायन लगा रखा है जिससे कि गोलियों का असर नहीं होता। ठीक, फिर चेहरे पर हाथ क्यों रख लेती हो फायरिंग के समय? इसलिए कि वह रसायन चेहरे पर लगाना हानिकारक है। ओ, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी देवराज चौहान। तुम चेहरे पर गोली चलाना चाहते हो ना, तो चलाओ। कहने के साथ ही गजाला ने बदन पर पड़े टॉप को ऊपर उठाया तो उसका पेट नुमाया हो गया, जिस पर लेदर की प्लेट बंधी थी, जहां कई बटन लगे नजर आए। गजाला ने एक बटन दबाया और मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। शूट। देवराज चौहान के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। वो समझ नहीं पाया कि पेट पर लगा रखी उस चमड़े की प्लेट पर लगे बटनों का क्या महत्व है। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर चैम्बर पुनः भरा और गजाला के चेहरे पर फायर किया। गोली कुछ इंच पहले ही जाने किससे टकराकर छिटक गई। गजाला यंग से भरा ठाका लगा उठी। हो गई तसल्ली। देवराज चौहान ने लगातार फायर किए। सब गोलियों का यही अंजाम हुआ। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव विद्यमान हो गए। गजाला ठाका लगा उठी। जैसे रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर हम किसी चीज को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक उसी तरह यह करंट का सिस्टम है। यह बटन रिमोट कंट्रोल का काम करते हैं। हर बटन का असर अलग है। इसका संबंध प्रयोगशाला के बोर्ड से है। मुझे जिस चीज की आवश्यकता होती है मैं उसी के मुताबिक बटन दबाऊंगी और फौरन मुझे वही चीज हासिल हो जाएगी। देवराज चौहान के होठों से कोई शब्द न निकला। वह हक्का बक्का सा खड़ा था। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, यह बटन हर जगह अपना काम करेंगे। मानना पड़ेगा तुम्हारा विज्ञान बहुत आगे है, देवराज चौहान के होठों से निकला। किसी की जान लेने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसे 50 इंतजाम है कि सामने वाला खड़ा खड़ा खत्म हो जाए। मैं चाहूं तो सामने वाले को ऐसे खत्म करूं कि नीचे सिर्फ मुट्ठी भर राख ही बचे। मैं कुछ भी कर सकती हूं देवराज चौहान। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली। वह बेहद गंभीर था। अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ, गजाला कहर भरे स्वर में बोली। मैं चाहूं तो तुम्हें 2 पल में ही समाप्त कर सकती हूँ। अब अपना अच्छा बुरा तुम खुद सोच सकते हो। मंगोलिया की बात भूल जाओ। तब मेरे पास बटनों वाली यह चमड़े की प्लेट नहीं थी, इसलिए तुम्हारी चली। लेकिन अब मंगोलिया का वक्त निकल चुका है, बहुत पीछे रह गया है। वह वक्त जब मजबूरन मुझे तुम्हारे इशारे पर चलना पड़ा था। अब का वक्त मेरा है। इस समय मेरे पास बेपनाह ताकत है। तुम यह कहना चाहती हो कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता? नहीं, संभव नहीं है मुझे मारना। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहती। इसलिए कहा है कि पुजारी भटनागर को तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, बशर्ते कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे मामले में ध्यान न दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कि तुम मेरे काम में दखल दोगे? गजाला गुर्राई। हाँ, मैं तुम्हारे इरादों को समाप्त करके रहूंगा गजाला। बेवकूफी मत करो, गजाला गुर्राई। तुम्हें दौलत चाहिए, मेरे पास बहुत दौलत है। अच्छा यही होगा कि मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। मुंह मांगा पैसा दूंगी।
देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैल गई। यह ठीक है कि दौलत मेरी कमजोरी है, परंतु मैं दौलत के लिए गिर नहीं सकता, अपने देश को नहीं बेच सकता। और यह मालूम होने पर कि तुम दुनिया को मौत के मुंह में धकेलना चाहती हो, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। यह मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। गजाला के आंखों में खतरनाक भाव चमके। ठीक है देवराज चौहान, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर समझदार हो तो यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा यह तुम खुद ही सोच सकते हो। गजाला ने दांत पीचकर उसे देखा, फिर आगे बढ़ गई। देवराज चौहान दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। राणा रूम के भीतर बैठा था। अब वह खुद को ठीक महसूस कर रहा था। देवराज चौहान उसके सामने कुर्सी पर मौजूद था। अब क्या हाल है? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक है, गहरी सांस लेकर राणा ने कहा। क्या हुआ था? उसके जिस्म में करंट दौड़ रहा था। राणा ने सिर हिलाकर कहा। जिस्म में नहीं राणा, जिस्म के गिर्द। वह सब उसके वैज्ञानिकों की इजाद थी। देवराज चौहान ने दांत बीचे। राणा ने कुछ नहीं कहा। तुम दरवाजे पर कैसे आ गए? जब काफी देर से तुम नहीं लौटे तो मैंने कमरे का रुख किया। यहाँ पहुंचकर जब दरवाजा खोलने लगा तो भीतर से आती आवाजों को सुनकर रुक गया, और फिर मैंने भीतर की सारी बातें सुनी। अपने जो जो कर्तव्य वह बता रही थी, मैं सुन रहा था। जब वह बाहर निकली तो मैंने सोचा गोली का तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा, शायद हाथों से मैं उस पर काबू पा सकूं, इसलिए मैंने उस पर छलांग लगा दी। राणा ने कहा। लेकिन उस पर झपटना मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हाँ, अगर वह करंट तेज होता तो शायद तुम जिंदा भी न बचते। कौन थी वह? गजाला। उसके बारे में पूरा बताओ। साली बड़ी तीखी आइटम थी। राणा ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने गजाला के बारे में राणा को सब कुछ बताया, और यह भी कि अब वह उसके पास क्या कहने आई थी और उसने अपने बारे में क्या क्या बताया। सुनकर राणा स्तब्ध रह गया। तुम्हारा मतलब है कि वह दुनिया जीतने के ख्वाब समेटे हुए है? हाँ, पूरी दुनिया पर एक साथ राज्य करना चाहती है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और उसके जो भी लक्ष्य नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि वह अपने इरादों में काफी आगे निकल चुकी है। राणा, अगर इस पर फौरन काबू न पाया गया तो एक दिन पूरे संसार पर बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगी। लेकिन हम गजाला पर काबू कैसे पा सकते हैं? राणा के दांत बिछ गए। किसी पर काबू पाने के लिए हमें उसका ठिकाना जानना जरूरी है, जो कि हमें मालूम नहीं। और फिर गजाला के पास वैज्ञानिक शक्तियां हैं। जब तक हम उन वैज्ञानिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पहले हमारे पास उसकी वैज्ञानिक शक्तियों का तोड़ होना चाहिए। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता राणा, कम से कम गजाला से टक्कर नहीं ले सकता। भूल में हो तुम। देवराज चौहान जो सोच लेता है वह करके रहता है, देवराज चौहान ने दांत बींचकर कहा। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ राणा कि गजाला से मैं टक्कर लूंगा। बहुत जल्द खुद को गजाला से टक्कर लेने के काबिल बना लूंगा। उसके वैज्ञानिक चमत्कार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम कैसे कर लोगे यह सब? वैज्ञानिक शक्तियों से ही। कहीं से तो प्राप्त करूंगा उन्हें, लेकिन गजाला का सपना कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। इस संसार पर अपनी वैज्ञानिक शक्तियों के दम पर वह कभी भी राज्य नहीं कर सकेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है कि गजाला विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरने वाली है। ऐसा होने पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, कोई भी उससे टकरा नहीं सकेगा। परंतु तब तक मैंने खुद को गजाला के साथ टकराव के लिए पूरी तरह तैयार कर रखा होगा। गजाला अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। राणा कंधों को उचकाकर रह गया। मुझे नहीं लगता कि तुम गजाला से टकराव के मुकाबले पर खरे उतरोगे। इस बात पे मैं बहस नहीं करना चाहता, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। और दोनों के बीच खामोशी छा गई, जिसे कि लंबे समय के पश्चात राणा ने तोड़ा। फिलहाल तो हमें अपना ध्यान ग्रीन बेल्ट में मौजूद कैंप पे लगाना चाहिए। देवराज चौहान ने राणा को देखकर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, पहले हमें यही काम निपटाना चाहिए।
रात के 10 बज चुके हैं, चलें। राणा ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर उठ खड़ा हुआ। रेस्ट हाउस के आसपास तो पर्याप्त रोशनी थी, परंतु आगे चलकर गहरा अंधकार छा गया था। रोशनियां दूर हो गई थी। राणा ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर रोशन की। टॉर्च बंद करो, रोशनी देखकर तो उन्हें हमारी स्थिति का एहसास हो जाएगा। देवराज चौहान के शब्द सुनते ही राणा ने फौरन टॉर्च बंद करके जेब में डाली। टॉर्च बंद करो, रोशनी देखकर तो उन्हें हमारी स्थिति का एहसास हो जाएगा। देवराज चौहान के शब्द सुनते ही राणा ने फौरन टॉर्च बंद करके जेब में डाल दी। सावधान तो वे हमारी तरफ से वैसे भी होंगे, राणा बोला। गजाला की वजह से कह रहे हो ना? हाँ, गजाला हमारी तरफ से आंखें तो बंद करने से रही। राणा ने होठ सिकोड़े। ख्याल तो मेरा भी यही है। वैसे हो सकता है कि वह यह सोचकर निश्चित हो गई हो कि हम उसके कर्तव्य वैज्ञानिक कारनामे देखकर पीछे हट जाएंगे। देवराज चौहान ने कहा, ऐसा भी हो सकता है, परंतु हमें दोनों तरह के विचार अपने साथ रखने चाहिए। देवराज चौहान की बात पर राणा सिर हिलाकर रह गया। दोनों आगे बढ़ते रहे। ग्रीन बेल्ट का कच्चा रास्ता था, कोई पगडंडी नहीं थी, सिर्फ घास, पेड़ और छोटे छोटे पौधे थे। दिन में यह माहौल अवश्य दिल को मोह लेने वाला होता, परंतु रात के अंधेरे में सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था। अंधेरा, गुप्त अंधेरा। हम सही रास्ते पर तो बढ़ रहे हैं ना? राणा ने पूछा। हाँ, तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि हम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं? जब आए थे तो तुमने देखा ही था भटनागर की यह जगह किस दिशा में थी। दिशा के हिसाब से अंदाजा तुम भी लगा सकते हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। राणा ने चलते चलते इसी बारे में सोचा, फिर कह उठा, हाँ, मेरे ख्याल से हम ठीक जा रहे हैं। भटनागर की वह जगह इसी दिशा में कहीं है। करीब 1.5 घंटा तेज गति से चलने के पश्चात वे मंजिल पर पहुंचे। सामने का नजारा देखते ही वे ठिठक गए। अंधेरा था, परंतु सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। चंद्रमा की रोशनी देखने के मामले में सहायक सिद्ध हो रही थी। 50 फीट दूरी पर करीब 25 फीट ऊंची दीवार थी, जो जाने कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रही थी। यह सब पार करके भीतर जाना आसान काम नहीं। इंतजाम ठीक ठाक है, राणा बोला। देवराज चौहान ने विचार भरे स्वर में कहा, राणा, तुम उस तरफ से जाओ, मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। हमें देखना है कि यह दीवार कहाँ तक जा रही है और दीवार के साथ हर जगह पर ऐसा ही इंतजाम है या कहीं जुदा है। यह जानकर क्या होगा? राणा ने देवराज चौहान को देखा। यह सब जानकर हम भीतर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे कि कहाँ से भीतर जाया जा सकता है, कहाँ से भीतर जाना आसान होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, राणा ने सहमति में सिर हिलाया। बाद में हम यहीं पर मिलेंगे, इसी जगह पर। तुम पहले वापस आते हो या मैं यहीं पर इंतजार करेंगे? ओके। देवराज चौहान और राणा अलग अलग दिशाओं में दीवार के साथ साथ आगे बढ़ गए। 2.5 घंटे बाद फिर मिले और रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। देवराज चौहान और राणा ने अपनी अपनी तरफ की सिचुएशन के बारे में बताया। हमें भीतर जाने के लिए 50 तरह के सामान की जरूरत होगी, उसका इंतजाम कौन करेगा? राणा ने पूछा। राजन शाह करेगा, देवराज चौहान ने कहा। रेस्ट हाउस पर जाकर उसे फोन करूंगा। कल का सारा दिन हमारे पास पड़ा है, बहुत है। हमें जो चाहिए उसका इंतजाम कल के दिन में ही हो जाएगा, देवराज चौहान ने खतरनाक अंदाज में कहा। देवराज चौहान और राणा बेशक गहरे अंधेरे में थे, परंतु टीवी स्क्रीन पर वे दिन की रोशनी के भांति स्पष्ट चमक रहे थे। उनमें हो रही बातों की स्पष्ट आवाजें भी टीवी स्पीकर से निकल रही थी। जब वह दीवार से काफी दूर वापस रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते चले गए तो गजाला ने हाथ बढ़ाकर टीवी ऑफ कर दिया। गजाला का खूबसूरत चेहरा किसी डायन के भांति हो रहा था। चेहरे पर कुरूपता ही कुरूपता थी, आंखों में दरिंदगी के भाव, विजय होठ, गालों की चमकती हड्डियां। कई पलों तक वह टीवी के पास बुत के मानित खड़ी रही, फिर पलटकर कमरे से बाहर निकलती चली गई। सामने गैलरी थी,
तेज कदमों से वह गैलरी में चलने लगी। जूतों की एड़ी की ठक ठक उस सुनसान गैलरी में सुनाई दे रही थी। गैलरी के दोनों तरफ कमरे बने थे। गैलरी के अंतिम छोर पर दरवाजा था। गजाला ने दरवाजा खोला और आगे बढ़ गई। दरवाजे के पार बहुत बड़ा हॉल था, हद से बड़ा हॉल। वहां करीब 50 ऐसे नवयुवक थे जो अपने प्रशिक्षकों से परीक्षण ले रहे थे। गजाला को देखते ही वह सावधानी से अपना काम करने लगे। गजाला की सख्त खूनी निगाह चारों तरफ घूम रही थी। आंखों में शोले बरस रहे थे। चीनी जियांग ने गजाला को देखा तो सीधा उसके पास लपक आया। गुड इवनिंग मैडम गजाला, जियांग ने होठों पर मुस्कान लाकर कहा। इवनिंग। गजाला के होठ बीचे हुए थे। आप कुछ नाराज सी लग रही हैं। जियांग का लहजा मुस्कुराहट से भरा था। गजाला के मुंह से हुंकार निकली। जियांग की आंखों में असमझ के भाव उभरे। मुझे बताइए मैडम, ऐसी क्या बात है जो? जियांग ने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। गजाला की मुट्ठियां बिछ गई। जियांग। गजाला के होठों से मौत से भरा स्वर निकला। कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं समझा नहीं गजाला जी। जियांग के चेहरे पर उलझन से भरे भाव आ गए। जियांग, यह मिशन शायद हमें अधूरा छोड़ना पड़ेगा। गजाला के होठों से बिचा स्वर निकला। क्या मतलब? जियांग बुरी तरह चौंका। मिशन अधूरा छोड़ना पड़ेगा? यह कैसे हो सकता है? हम अरबों रुपया इस मिशन पर लगा चुके हैं। खरबों अभी लगाना है। हिंदुस्तान का नामो निशान हमें धरती के नक्शे से मिटाना है। हिंदुस्तान की जमीन को हमने अपने देश में मिलाना है। पाकिस्तान ने अपने देश में मिलाना है। इसके लिए हम आपको अरबों रुपया दे चुके हैं, करीब खरब के बराबर, और भी जाने कितना देना है। और आप कह रही हैं कि यह मिशन हमें अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ, गजाला के होठों से गुर्राहट निकली। क्यों? पुजारी की बेवकूफी के कारण, गजाला ने होठ बीचकर कहा। पुजारी ने देवराज चौहान से फसाद मोल ले लिया है। उसके बाद मुंबई से पुजारी यहाँ आया तो देवराज चौहान भी यहाँ आ गया पुजारी के पीछे। यहाँ आने पर देवराज चौहान को मालूम हो गया कि हम किस फेर में हैं और वह अब हमारा फेर ही खत्म कर देने के चक्कर में है। बहुत ही बुरा हुआ यह। चियांग ने जैसे मामला समझा। तो उस देवराज चौहान की वजह से आप कह रही हैं कि मामला यही छोड़ना पड़ेगा? हाँ, देवराज चौहान है क्या? बहुत ही खतरनाक इंसानी शख्सियत है। इतनी खतरनाक शख्सियत तो नहीं होगी कि हम उसे खत्म ना कर सकें। मैं तुम पर यह जिम्मेदारी सौंपती हूँ। कर सकते हो तो इसे पूरा करो। देवराज चौहान को खत्म करने के लिए कह रही हैं आप? हाँ, अगर तुम उसे खत्म कर सकते हो तो कर दो। मैं यह मिशन चालू रखूंगी। ठीक है, चियांग ने खतरनाक लहजे में कहा। मैं करूंगा उसे खत्म। कहाँ ठहरा है वह? गजाला ने उसे बता दिया। इस मामले में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी चियांग। एक आदमी को मारने के लिए मुझे किसी की सहायता की जरूरत भी नहीं। अगर तुम उसे ना संभाल सके तो, गजाला ने उसकी आंखों में देखा, तो इस मिशन की असफलता की जिम्मेदारी आप पर नहीं आएगी। चियांग ने दृढ़ लहजे में कहा। गुड, तो फिर चीन स्थित अपने आकाओं से बात कर लो। पाकिस्तान वालों से भी बात कर लो, जिन्होंने इस मामले की सारी जिम्मेदारी चीन पर ही छोड़ रखी है। अच्छी बात है, मैं अभी चीन से संबंध बनाता हूँ। चियांग ने सिर हिलाकर कहा। मेरे ख्याल में आप एक इंसान को लेकर नाहक की चिंता कर रही हैं। यह तो छोटा सा मामला है, तो निपटा दो इसे। फिर देर किस बात की है? गजाला के स्वर में यंग आ गया। आज रात ही उसका काम तमाम हो जाएगा। गजाला ने ठाका लगाना चाहा, परंतु अपनी इस इच्छा को दबाकर रह गई। आठ सुनकर एकाएक राणा की आंख खुल गई। उसने लेटे ही लेटे बगल में मौजूद देवराज चौहान को देखा, फिर उसी मृदा में कमरे को जहां तक आंखें घूम सकती थी उसने घुमाई, परंतु कुछ भी ऐसा वैसा नजर नहीं आया। जबकि उसे पूरा विश्वास था कि किसी प्रकार की आहट सुनकर ही उसकी नींद टूटी है। उसने उठना चाहा कि तभी इस नोवेल के 3 पेज बीच में से गायब हैं। तो फिर आगे सुनते हैं। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी।
इन लाशों को यहाँ से हटाने की सोचो। यह सब गजाला ने किया है ना? राणा के लहजे में गुर्राहट आ गई थी। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। गजाला के इशारे पर यह सब नहीं हुआ। वह चाहती तो उसी समय हमें आकर आसानी से खत्म कर सकती थी। उसकी वैज्ञानिक शक्ति को तो तुम देख ही चुके हो। तो यह गजाला की कोशिश नहीं है। नहीं, यह पुजारी भटनागर और चीनी चियांग की कोशिश है। उन्हें हमारे इरादों की खबर लग चुकी है। यह जुदा बात है कि गजाला से ही इन्हें जानकारी हासिल हुई हो। बहरहाल अब हमें आगे का काम बहुत सावधानी से करना होगा, खासतौर से कल रात का काम, देवराज चौहान ने कहा। फिर बोला, रुको, मैं अभी आया। कहने के साथ ही देवराज चौहान कमरे से बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद वह वापस लौटा। बगल के बगल वाला कमरा खाली है। रात का समय है, सब सो रहे हैं। इन सब लाशों को उठाकर वहां डाल देते हैं। लाशें यहाँ रही तो गड़बड़ भी हो सकती है। वह कमरा तो बंद होगा। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से गोली चलाकर दरवाजे का लॉक सिस्टम बिगाड़ दिया है मैंने। दरवाजा खुला है, हमें तुरंत यह काम निपटा देना चाहिए, देवराज चौहान बोला। उसके बाद उन्हें 20 मिनट लगे उन लाशों को बगल से बगल वाले कमरे में पहुंचाने में। फिर अपना दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। अगर तुम 6 को शूट नहीं करते तो वह हमें अवश्य शूट कर देते, राणा बोला। देवराज चौहान कंधे उचकाकर रह गया। उसके बाद रात को कुछ नहीं हुआ। अगले दिन दोनों सुबह उठे और नहा धोकर तैयार होने के पश्चात वेटर से कहकर नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। वेटर घबराया हुआ था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। स्पष्ट नजर आ रहा था कि वह अपने आपे में नहीं है। वह जाने लगा तो देवराज चौहान ने टोका, क्या बात है, तुम घबराए हुए हो? वेटर ठिठका, अपने सूखे होठों पर जीभ फेरकर बोला, बहुत गड़बड़ हो गई है। मेरी ड्यूटी वाले कमरे में 6 लाशें मिली है। 6 लाशें? जी हाँ, सुबह 6 बजे वह कमरा ग्राहक को अलॉट किया गया था, तो खोलने पर ये लाशें मिली। आपके साथ के साथ वाला कमरा है। पुलिस ने पूछ पूछ कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। जिस कमरे में ग्राहक नहीं ठहरा, जहां मेरी ड्यूटी नहीं, अब भला उस कमरे के बारे में मैं क्या जानूं? आधा घंटा पहले पुलिस वाले लाशें उठाकर ले गए हैं, तब कहीं जाकर जान छूटी। ऐसा खून खराबा ग्रीन बेल्ट में पहली बार हुआ है। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। वेटर ने रुखसत ली। दोनों ने नाश्ता समाप्त किया और कॉफी मंगवा ली। अब क्या इरादा है? राणा ने कॉफी का घुट भरते हुए पूछा। इस समय हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, देवराज चौहान बोला। वक्त बिताने के लिए हम कैंप की तरफ चक्कर लगाएंगे, शायद कोई नई बात मालूम हो जाए। राणा सिर हिलाकर रह गया। 15 मिनट के बाद दोनों रेस्ट हाउस से बाहर टहलने के अंदाज में निकले। दिन के 9:30 बज रहे थे। खुशगवार मौसम था और लोग भी टहल रहे थे, जो कि ज्यादातर जोड़ों में थे। देवराज चौहान और राणा भी टहलते हुए आगे बढ़े। दिशा ग्रीन बेल्ट की ही थी। अभी कुछ आगे गए ही होंगे कि देवराज चौहान ठिठक गया। होठों के साथ साथ उसकी आंखें भी सिकुड़ गई। कुछ दूरी पर वानखेड़े खड़ा था, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। रुके क्यों, आगे बढ़ो, राणा बोला। वानखेड़े उसे ही देखे जा रहा था। तुम जरा रुको, मैं अभी आया, देवराज चौहान बोला। लेकिन बात क्या है? राणा के चेहरे पर असमझ के भाव आ गए। वह नीले कोट वाला मेरी पुरानी जान पहचान वाला है, उससे मिलकर आता हूँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान वानखेड़े की तरफ बढ़ गया। राणा वहीं खड़ा रहा। देवराज चौहान पवन कुमार वानखेड़े के पास जा पहुंचा। हेलो, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी हुई। क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? फिर सिंगापुर इतनी दूर तो नहीं कि मैं आ ना सकूं। तुम तो कहीं भी जा सकते हो, देवराज चौहान मुस्कुराया। मनाही तो हम जैसे लोगों के लिए है। इस पर भी तुम जैसे लोग मानते कहाँ हो? वैसे तुम्हारे साथ कौन है? अपने ही देश का लगता है। मुंबई का है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज चौहान,
हमें रूसी एजेंट से खबर मिल चुकी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की तबाही की नींव रखी जा रही है। मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मालूम किया तो बात सही निकली। कैसे मालूम किया? अपने ढंग से। कौन है इन सब बातों के पीछे? वानखेड़े ने पूछा। देवराज चौहान गंभीर हो गया। प्रत्यक्ष रूप से तो इन मामलों का चीफ पुजारी भटनागर है, मुंबई अंडरवर्ल्ड किंग, और अप्रत्यक्ष रूप से सारी कमान गजाला के हाथों में है। गजाला? वानखेड़े चौंका। कौन गजाला? देवराज चौहान ने रात गजाला से हुई सारी बातचीत का ब्यौरा उसे बताया। सुनकर वानखेड़े सन्न रह गया। सच कह रहे हो? वानखेड़े के होठों से निकला। झूठ का सवाल ही कहां से आ गया? यह तो बहुत खतरनाक बात हुई। यह तो हुई ही, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु मैं गजाला को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। उसकी कामयाबी का मतलब है संसार की तबाही। तुम क्या कर सकते हो? कुछ तो करूंगा ही। देवराज चौहान के होठ भिज गए। उसकी वैज्ञानिक शक्तियों का जवाब मुझे वैज्ञानिक शक्तियों से ही देना पड़ेगा, और कहीं से मैं वैज्ञानिक ताकत हासिल करूंगा। कहां से? वानखेड़े चिंतित सा था। कहीं से भी। मुंबई पहुंचकर ही मैं फैसला करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। ग्रीन बेल्ट में मौजूद कैंप के बारे में क्या सोचा है? एकाएक वानखेड़े ने पूछा। कैंप को तबाह कर रहा हूं मैं। इतना बड़ा और खतरनाक कैंप तुम अकेले ही तबाह कर लोगे? कोई मानेगा इस बात को? आज रात को देख लेना, प्रोग्राम बन चुका है। वैसे इस काम में मेरा वह दोस्त भी शामिल है जो सामने खड़ा है। आज दिन ही दिन इतना असला बारूद आ जाएगा कि जिससे ऐसे 2 कैंप तबाह किए जा सकें। वानखेड़े ने सिर हिलाया। तुमसे हर बात की उम्मीद की जा सकती है। खैर, तुम्हें मालूम है कि तुमने मेरा 15 करोड़ रुपए देना है। मालूम है। मैं ऐसी बातें कभी भूलता नहीं। याद रखने से भी क्या फायदा? रकम मेरे हवाले करके किस्सा खत्म करो। इस समय तो दे नहीं सकता। क्यों? मेरा रोकड़ा मुंबई में है। तो मुंबई में दोगे? मुंबई, दिल्ली, जहां भी कहो मिल जाएगा। अब भूलोगे तो नहीं? बोला तो, ऐसी बातें मैं कभी भी नहीं भूलता। डरता तो नहीं रहे? वानखेड़े ने मुंह बनाया। मुझ पर शक कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, फिर ले लूंगा। कैंप तबाह करने में मेरी जरूरत है तो बोलो। नहीं, सब ठीक है। यानी मेरी जरूरत नहीं? नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारे रेस्ट हाउस के 31 नंबर कमरे में हूँ। मेरी जरूरत हो तो कह देना। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर आपको यह नोवेल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।